Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all people will be fine. So in our today's lecture, we are going to start some long-term securities, their definition and the features. तो चैप्टर 4 में भी हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कुछ इसका बेसिक्स तो हमने देखी थी, जिसके अंदर उसमें बात कर रही था कि लाइक हमारे पास दो तरह के जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, डेट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि समटाइम्स कंपनी लोन लोन जब भी कंपनी को फंड चाहिए होते हैं तो कभी कभार कंपनी ऑनरशिप से पैसे जनरेट करती है, समटाइम्स कंपनी लोन से पैसे जनरेट करती है। जो बॉन्ड्स के बारे में हमने बात की थी कि बॉन्ड्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ जनरेटिंग डेट। बॉन्ड्स के थ्रू हम क्या कहते हैं, डेट जनरेट करते हैं। मतलब अगर कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो उसके अगेंस्ट जो पैसे कंपनी के पास आते हैं वो कंपनी के पास एज एन लोन रहते हैं। ठीक है, और अगर एक कंपनी जो है वो स्टॉक्स इशू करती है, प्रेफर्ड स्टॉक इशू करती है, कॉमन स्टॉक इशू करती है, तो उसके अगेंस्ट कंपनी के पास जो पैसे आते हैं वो उसके पास ऑनरशिप में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स। तो बॉन्ड के बारे में आपसे कह रहे हैं क्या, अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कॉर्पोरेशन और द गवर्नमेंट। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और कोई कॉर्पोरेशन या कोई कंपनी भी इशू कर सकती है। अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड, मतलब वो कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बता भी देंगे, अ बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट विद द फाइनल मेच्योरिटी, कि वो उसकी मेच्योरिटी क्या होगी, जनरली बीइंग 10 इयर्स और मोर, मतलब इसकी मेच्योरिटी 10 साल या उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, इफ द सिक्योरिटी हैज अ फाइनल मेच्योरिटी शॉर्टर देन 10 इयर्स, कहते हैं अगर किसी सिक्योरिटी की मेच्योरिटी 10 ईयर से कम हो, इट इज यूजली कॉल्ड अ नोट, तो हम उसको नोट कहते हैं, हम उसको बॉन्ड नहीं कहते। ठीक है, बॉन्ड्स के हवाले से कुछ उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में बात करें, लाइक से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन पे कह रहे हैं कूपन रेट, द स्ट्रिक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड। जो कि कूपन रेट के बारे में हमने कहा था इंटरेस्ट रेट, द स्ट्रिक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका लिखा हुआ होता है, बॉन्ड के ऊपर उसकी मेच्योरिटी वैल्यू भी लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए 1000 का बॉन्ड है और उसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट देंगे, तो उसकी जो पार वैल्यू होगी वो भी उसके ऊपर बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई होती है, जिसका कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट होता है वो भी वहाँ पर मेंशन होता है। द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड फेस वैल्यू, कूपन रेट कैलकुलेट कैसे होता है, द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट एनुअली आप कितनी करेंगे उसको डिवाइड करेंगे अगर हम बॉन्ड की फेस वैल्यू के साथ, जितना उसकी वैल्यू थी तो पेमेंट चलेगा कि हम कितना कौन सा कूपन रेट जो है वहाँ पर पे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे कह रहे हैं पार्ट वैल्यू, पार्ट वैल्यू में कहते हैं पार्ट वैल्यू फॉर अ बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट टू बी पेड टू द लेंडर एट द बॉन्ड मेच्योरिटी। कहते हैं मेच्योरिटी की टाइम के ऊपर जब बॉन्ड की मेच्योरिटी होती है, पार्ट वैल्यू कहते हैं बॉन्ड की रिप्रेजेंट करती है उस अमाउंट को टू बी पेड टू द लेंडर, जो कि हम लोग लेंडर लेंडर होते हैं वो पर्सन जिसने आपको कर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो कि हम लेंडर को पे करेंगे। ठीक है, किस टाइम पे, जबकि बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड ने 10 साल के बाद मेच्योर होना है तो हम उसको हमेशा उसकी पार वैल्यू ही वापस करते हैं। से अगर वो 1000 है तो 1000 ही हम उसको रिटर्न करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस वैल्यू, उसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, और प्रिंसिपल या प्रिंसिपल भी कहते हैं। पार वैल्यू यूजुअली 1000 पर बॉन्ड, यूजुअली 1000 पर बॉन्ड होती है वो उसकी पार वैल्यू होती है, और सम मल्टीपल ऑफ 1000 या फिर 1000 का ही कोई मल्टीपल हो सकता है, लाइक 2000 हो गया, 3000 हो गया, 4 10, मतलब उसी का कोई ना कोई मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट अब आपसे बात करते हैं कूपन रेट के बारे में। कूपन रेट का भी हमने कहा था कि जो स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम कूपन रेट कहते हैं। Whether the stated rate of interest on a bond is referred to as coupon rate, उसको हम coupon rate कहते हैं। For example, a 13% coupon rate indicates that the issuer will pay bondholders $130 per annum for every 1000 par value bond that they hold। ये उसने वही वाली बात की कि अगर 13% उसका कूपन रेट है, 1000 यहाँ पे उसने पार वैल्यू बताई थी, तो हम 1000 का 13% लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, $130। अगर वो कहते हैं 13% होगा तो जो इशूअर जो भी इशू कर रहा है विल पे बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर का मतलब है जिसने उस बॉन्ड को परचेज किया है, उसको कितनी अमाउंट पे करेगा, उसको $130 पे करेगा पर एनम। पर एनम का मतलब है एनुअली, एक साल में, फॉर एवरी 1000 पार वैल्यू बॉन्ड, हर एक 1000 बॉन्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सबसे कह रहे हैं मेच्योरिटी। बॉन्ड ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव अ स्टेटेड मेच्योरिटी, उनके पास एक स्टेटेड मेच्योरिटी भी होती है। दिस इज द टाइम व्हेन द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू पे द बॉन्ड होल्डर द पार्ट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। कहते हैं ये दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है जबकि कंपनी, व्हेन द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड, जो कंपनी की ऑब्लिगेशन या जो कंपनी की ड्यूटी है वो ड्यू हो जाती है टू पे द बॉन्ड होल्डर, की जो भी बॉन्ड होल्डर है उसको पे कर दे द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की पार वैल्यू। ठीक है, मतलब मेच्योरिटी का मतलब है वही वाला टाइम है जब आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेच्योर हो जाएगी। मेच्योर होने का मतलब है कि अब जो इशूअर है उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ट्रस्टी एंड इंडेंचर। ट्रस्टी इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन designated by a bond issuer as the official representative of the bond holders।
यहाँ पे कहते हैं द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द बॉन्ड। अब जो भी कंपनी या जो भी कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स को इशू करी है ना, तो वो बॉन्ड इशू जो भी है वो डेजिग्नेट करती है, ठीक है, वो किस पर्सन को अपने पास डेजिग्नेट करती है एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स, जो कि बॉन्ड होल्डर्स के एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। मतलब ये कि जब भी उन्होंने अपनी ट्रस्टी का मतलब होता है लाइक एक वो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं ना। अब बेसिकली जितने भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं ना, अब वो दरम्यान में एक एक इंटरमीडियरी चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि किसी इंटरमीडियरी पर्सन के थ्रू हम लोगों को जो है वो पैसे प्रोवाइड कर दिए जाएं। हम पैसे देंगे, हमारे पास जो पैसे होंगे वो हम किसी इंटरमीडिएट पर्सन के थ्रू प्रोवाइड कर दें। तो वो जो इंटरमीडिएट होता है नॉर्मली नॉर्मली से ये भी कहते हैं टिपिकली अब बैंक सर्व एज अ ट्रस्टी, जो बैंक्स होते हैं वो नॉर्मली एज अ ट्रस्टी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं। लाइक ये कि कोई भी बैंक होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हमने येस्टरडे में बात की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, उधर से सिक्योरिटीज ले लेते हैं कंपनी से या कॉर्पोरेशन से और आगे लोगों को सेल आउट कर देते हैं। तो बेसिकली वो एज एन ट्रस्टी कह लें या गारंटर कह लें कि वो वहाँ पे होता है, ऑफिशियली उसको डेजिग्नेट किया होता है आपके इश्योर ने, ठीक है, इश्योर ही उसको अपने पास होता है वो अपॉइंट करता है, उनके उनसे रिक्वेस्ट करता है या सारे एग्रीमेंट साइन करता है। और वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बॉन्ड होल्डर्स के, मतलब जिन लोगों ने बॉन्ड को परचेज करना है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इंडेंचर। इंडेंचर का मतलब है द लीगल एग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड डीड ऑफ ट्रस्ट। इसको ये जो अब डेफिनेटली जहाँ पर ये जो ट्रस्टी के तौर पे उसने एक पर्सन को ट्रस्टी कहना है, एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन है जिसको हम अपॉइंट करते हैं, नॉर्मली वो बैंक होता है। तो जब हम किसी भी बैंक को डेजिग्नेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसके साथ हमारी कोई एग्रीमेंट भी तो होगा ना, डेफिनेटली उसको हम सिक्योरिटीज दे रहे हैं, कोई प्राइस वो हमें पे करेगा, कोई कमीशन हम उसको पे करेंगे, ठीक है, हमारे बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज को सेल आउट करेगा, वहाँ से जो पैसे आएंगे उसने हमें पे करने हैं, कोई डिफरेंस ऑफ अमाउंट किधर जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, ज़्यादा सिक्योरिटी सेल करने पे क्या करना है, अगर सिक्योरिटीज मुकम्मल सेल ना हो सके तो लॉस कौन बेयर करेगा, रिस्क कौन बेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी होती है, एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। तो इंडेंचर इंडेंचर बेसिकली वही है, अ लीगल एग्रीमेंट ऑल्सो कॉल्ड द डीड। डीड डीड भी बेसिकली एग्रीमेंट को कहते हैं, ठीक है, मुआहदे को कहते हैं। इसको डीड ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं बिटवीन द कॉर्पोरेशन कंपनी, कॉर्पोरेशन इशूइंग बॉन्ड्स, वो कॉर्पोरेशन जो कि बॉन्ड्स को इशू करिए, एंड द बॉन्ड होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स के दरमियान, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड इशू, वो कहते हैं यहाँ पे हम उसके जो बॉन्ड्स इशू होने जा रहे हैं उनके सारे टर्म्स डिसाइड करते हैं, एंड नेमिंग द ट्रस्टी, और ट्रस्टी का नेम भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड इशूअर और बॉन्ड होल्डर के दरमियान आप इसको साइन करेंगे, इसके अंदर आपने अपने बॉन्ड्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी राइट कर देनी है और ये भी बता देना है कि उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनका ट्रस्टी पर्सन कौन होगा, कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू वो इशू होंगी, ठीक है। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट के तौर पे इसको भी हम आप क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वो हम आपसे कह रहे हैं प्रेफर्ड स्टॉक। यहाँ तक आपके पास बॉन्ड्स जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रेफर्ड स्टॉक पे चल जाते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक में कहते हैं टाइप ऑफ स्टॉक दैट प्रोमिसेस आर यूजुअली फिक्स डिविडेंड, ठीक है। कहता है स्टॉक की वो टाइप जो कि आपसे फिक्स डिविडेंड जो है वो प्रॉमिस करती है, बट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहता है लेकिन कहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन के साथ होती है, ठीक है। अ टाइप ऑफ स्टॉक दैट प्रॉमिसेस आर यूजुअली फिक्स डिविडेंड, वो एक फिक्स डिविडेंड को प्रॉमिस करेंगे कि हाँ ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आप उसके ऊपर पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन या जो विलिंगनेस होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं उसके ऊपर। इट हैज प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफर्ड का मतलब उन्हें प्रेफरेंस कहाँ पे मिलती है कि जब डिविडेंड बेसिकली क्या होता है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी उन प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो जो प्रॉफिट की रेशियो जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है हम उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक वालों को प्रेफरेंस कहाँ में मिलती है, एट द टाइम ऑफ हैज प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक वालों पे इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट के टाइम पे, मतलब ये कि जब भी डिविडेंड जिस टाइम पे पे होगा पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड पे करना है, उसके बाद कॉमन स्टॉक वालों को पे करना है, ठीक है। एंड क्लेम्स ऑन एसेट्स, और एसेट्स के ऊपर क्लेम, मतलब ये है कि अगर कंपनी कभी लिक्विडेट हो जाती है या कंपनी खत्म हो जाती है, शट डाउन होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने सारे एसेट्स को, एसेट्स को मतलब अपनी लैंड को, बिल्डिंग को, फर्नीचर को, इक्विपमेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कंपनी क्या कर देती है, सेल आउट कर देती है। और जिन जिन लोगों से उधार पैसे लिए होते हैं, चाहे वो बॉन्ड्स में हो, चाहे प्रेफर्ड स्टॉक में हो, चाहे कॉमन स्टॉक में हो, उन सब लोगों से जो पैसे उसने होते हैं वो पैसे उनको वापस कर देती है। तो प्रेफरेंस कहते हैं, प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, पहले जब वो डिविडेंड पे करते हैं उस टाइम उनको प्रेफरेंस मिलती है। एंड क्लेम्स ऑन एसेट्स, और एसेट के ऊपर क्लेम्स भी, ठीक है। मतलब पहले जब एसेट को सेल आउट करेंगे तो सबसे पहले तो बॉन्ड्स की पेमेंट होती है, बॉन्ड्स के बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को पेमेंट होती है। प्रेफर्ड स्टॉक वालों के बाद अगर पैसे बचेंगे तो कॉमन स्टॉक वालों को देंगे, अदरवाइज कॉमन स्टॉक वालों का कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं होता, होता प्रेफर्ड वालों का भी नहीं है।
उनका देखो, जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है ना, तो कंपनी बताती है कि आप जो बॉन्ड मतलब बॉन्ड्स के अगेंस्ट आप जो पैसे हमें दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट आपका जो राइट है हमने इस एसेट के ऊपर क्रिएट कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है। अच्छा, 100 बॉन्ड्स हो गए। अब उन्होंने कहा कि इस 1 लाख के अगेंस्ट हमने इस बिल्डिंग को या इस इक्विपमेंट को जो क्या कर दिया, प्लेज करवा दिया है या मॉर्टगेज करा दिया है, ठीक है। अगर कंपनी वो हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी पैसे पे नहीं कर सकती, तो वो कहती है, वो बॉन्ड होल्डर्स को कह देती है कि आप ना एसेट को सेल आउट करके पैसे ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक इशू करती है ना, तब वो ऐसी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती अपने पास। कंपनी ने उसको तो स्टॉक इशू कर दिया, पैसे आगे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। हाँ जी, प्रॉफिट होता रहेगा तो डिविडेंड पे करते रहेंगे और प्रेफरेंस मिलती रहेगी उनको, किस पर, कॉमन स्टॉक वालों पर, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई भी कमिटमेंट उनके साथ नहीं होती कि अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती, तो आप फलां एसेट या फलां बिल्डिंग या फलां चीज़ बेचकर अपने पैसे पूरे कर लीजिएगा। ऐसी कोई कमिटमेंट प्रेफर्ड वालों के साथ भी नहीं होती, कॉमन वालों के साथ भी नहीं होती। लेकिन होता ये है कि जब भी हम लोग उनको सेल आउट करते हैं, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है या लिक्विडेट हो जाती है या शट डाउन होता है, क्लोज डाउन होता है, कोई भी सिचुएशन है, कंपनी अपने एसेट्स को बेच के सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को पैसे देती है। उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक वालों को, फिर अगर कोई पैसे बच जाते हैं तो वो कॉमन स्टॉक वालों को चले जाते हैं। अदरवाइज प्रेफर्ड या कॉमन वालों का कोई शार्प क्लेम वहां पर नहीं होता, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक एंड फीचर्स की अगर हम बात करें, ओके, अगर हम उनकी फीचर्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास फीचर में एक फीचर की बात करें, क्यूमुलेटिव डिविडेंड फीचर। क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेट का मतलब होता है प्लस करते जाना, ऐड करते जाना। कहता है रिक्वायरमेंट दैट ऑल क्यूमुलेटिव अनपेड डिविडेंड्स ऑन द प्रेफर्ड स्टॉक बी पेड बिफोर अ डिविडेंड मे बी पेड ऑन द कॉमन स्टॉक। कहता है रिक्वायरमेंट क्यूमुलेटिव डिविडेंड फीचर अगर वहाँ पे अटैच है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, दैट ऑल क्यूमुलेटिव अनपेड डिविडेंड्स, मतलब अनपेड का मतलब होता है, अच्छा से फॉर एग्जांपल 1 साल उनका उनके ऊपर फिक्स, हमने डिविडेंड की बात की थी ना कि फिक्स डिविडेंड पे करना है, फॉर एग्जांपल दैट इज ऑफ 5%, हमने 5% डिविडेंड जो था वहाँ पे पे करना है। कहते हैं रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब तक से फॉर एग्जांपल इस साल हमें प्रॉफिट ही नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो हम उनको डिविडेंड पे नहीं करेंगे। लेकिन होगा क्या, हम उस डिविडेंड को क्यूमुलेट करते जाएंगे, ठीक है। अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड पे नहीं किया, ओके, अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड पे नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तीसरे साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तीसरे साल भी हम लोगों ने डिविडेंड पे नहीं किया, तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली फिर हम क्या करते हैं, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, पहले वो जो अनपेड डिविडेंड्स है ना, ठीक है, अ रिक्वायरमेंट दैट ऑल क्यूमुलेटिव अनपेड डिविडेंड्स ऑन द प्रेफर्ड स्टॉक बी पेड। वो कहते हैं रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी अनपेड डिविडेंड्स जो हमने जमा किए हुए थे प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर, पहले वो पे करेंगे बिफोर आर डिविडेंड मे बी पेड ऑन द कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक वालों को डिविडेंड पे करने से पहले, ठीक है। मतलब जब भी हम उसको करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डिविडेंड्स को उसके ऊपर पे करते जाएंगे। मतलब प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर पहले पे करना था, नहीं प्रॉफिट हुआ तो नहीं दिया, फिर जमा कर लेंगे अगला अगला। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, पहले सारे जो प्रेफर्ड वालों के अनपेड थे वो पे करेंगे, उसके बाद जो डिविडेंड बचेगा वो कॉमन स्टॉक वालों को जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हम एरियर्स की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे एरियर्स की बात कर रहे हैं, अ लेट और ओवर ड्यू पेमेंट विच में बी क्यूमुलेटिव। कहते हैं एक लेट या ओवर ड्यू, ओवर ड्यू का मतलब होता है ड्यू हो गई थी लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, तो हम उसे कहते हैं कि वो पेमेंट हमारी ओवर ड्यू हो गई है, ठीक है। लेट, लेट का मतलब भी वही होता है, जैसे बात है अगर एक स्पेसिफिक टाइम का पे करना था, नहीं किया, तो उसका मतलब है पेमेंट लेट हो गई है। तो जो भी आपकी लेट या ओवर ड्यू पेमेंट होगी हम उसको एरियर्स या एरियर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक। पार्टिसिपेट का मतलब होता है कि प्रेफर्ड स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहा है। अब पार्टिसिपेट किसमें कर रहा है, कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक वेयर द होल्डर इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग डिविडेंड इफ द कॉमन स्टॉक होल्डर रिसीव इंक्रीजिंग डिविडेंड, ठीक है। कहते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक वाले कहते हैं होल्डर इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग डिविडेंड्स। कहते हैं अगर से फॉर एग्जांपल उनका 5% का था, ठीक है, हमने 5% उनको पे कर दिया, अब बाकी सारे का सारा किसको चला जाना है, बाकी चला जाएगा कॉमन वालों को। वो कहते हैं कि अगर कॉमन वालों को भी 5% देने के बाद प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा थी, ठीक है, 5% उनको दे दिया, अब जो बाकी अमाउंट बची उसमें से फॉर एग्जांपल उन लोगों को हमने, उनको भी कॉमन वालों को भी हमने कहा 5% के हिसाब से दे दें, उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं तो वो कहते हैं कि इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग डिविडेंड्स। इंक्रीजिंग डिविडेंड में पार्टिसिपेट करना उनको अलाउ होगा इफ द कॉमन स्टॉक होल्डर रिसीव इंक्रीजिंग डिविडेंड। अगर जैसे उनको 5% मिलने के बाद अगर उनको भी 5% से ज़्यादा वो उनकी अमाउंट होती है, 5% से ज़्यादा, ठीक है, तो उन जो भी जितनी भी इंक्रीजिंग अमाउंट होगी, जो भी इंक्रीज वाला पोर्शन होगा उसमें प्रेफर्ड वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें कॉमन वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में कहता है बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक दैट इज कन्वर्टिबल इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में क्या होता है, कन्वर्ट के वर्ड से ही समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कहता है बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक, बॉन्ड या प्रेफर्ड स्टॉक के पास ऑप्शन होता है दैट इज कन्वर्टिबल इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, कि हम उन्हें कॉमन स्टॉक के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, होल्डर के ऑप्शन के साथ, ठीक है। कन्वर्टिबल में, कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन दे देते हैं बॉन्ड वालों को कि अगर आप चाहते हैं तो आप डेट में लें, लेकिन अगर आपकी विलिंगनेस होगी तो हम आपको कन्वर्ट कर देंगे कॉमन स्टॉक होल्डर्स में, ठीक है। तो ये वाली फीचर कन्वर्टिबल सिक्योरिटी आपके पास बॉन्ड्स वालों के पास भी मौजूद होती है और प्रेफर्ड वालों के पास भी मौजूद होती है। अगर बॉन्ड होल्डर या फिर आपका प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर चाहे तो वो अपनी सिक्योरिटी कन्वर्ट करा सकता है किसमें, कॉमन स्टॉक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो में कहते हैं द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अ फर्म्स कॉमन स्टॉक। फर्म के जो भी, देखो प्राइस अर्निंग, प्राइस में सबसे पहले वो बात करें मार्केट प्राइस की, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अ फर्म्स कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय, डिवाइड उसको क्या से करना है, डिवाइडेड बाय द मोस्ट रिसेंट 12 मंथ्स ऑफ द अर्निंग्स पर शेयर। मतलब कहते हैं मोस्ट रिसेंट, लाइक जो अभी अभी हम लोगों ने जो ईपीएस कैलकुलेट करेंगे ना अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नेट इनकम या फिर नेट अर्निंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अच्छा उस कॉमन स्टॉक का जो भी उसका डिविडेंड होगा जो, और उसको डिवाइड किसके साथ आपने करना है, बाय द मोस्ट रिसेंट 12 मंथ्स अर्निंग्स पर शेयर के साथ, आल्सो नॉन एज ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको हम ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। लाइक फार्मूला वही वाला होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय उसके बाद जो उसका ईपीएस होगा, अर्निंग्स पर शेयर। नेक्स्ट आपके पास है कॉमन स्टॉक, लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। कॉमन स्टॉक में कहते हैं सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट अल्टीमेट ऑनरशिप। कॉमन स्टॉक बेसिकली कंपनी की अल्टीमेट ऑनरशिप होती है, जो रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास कॉमन शेयर मौजूद है इसका मतलब वो कंपनी के ऑनर हैं, उनकी डिफरेंट फीचर्स हैं जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो ये वाले होते हैं यही रियल ऑनर्स होते हैं, यही रिस्क को बियर करते हैं, ठीक है। एंड रिस्क पोजीशन इन एन कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली उसकी ऑनरशिप पोजीशन में होते हैं, रिस्क को भी बियर ये करते हैं। अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं तो वो भी कॉमन स्टॉक वालों को ही जाते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक में कहते हैं कॉमन स्टॉक दैट हैज बीन रीपरचेज एंड इज हेल्ड बाय द इशूइंग कंपनी। कहते हैं कॉमन स्टॉक दैट हैज बीन, अगर हम कॉमन स्टॉक देखिए, कॉमन स्टॉक नॉर्मली एक बार जब इशू हो जाता है ना तो कंपनी इसको रीपरचेज नहीं करती। अगर कंपनी किसी सिचुएशन में कॉमन स्टॉक दैट हैज बीन री, अगर उसको कंपनी मतलब उसने उसको सेल कर दिया था, ठीक है, अगर उसको बाद में वो परचेज कर लेती है, मतलब वो अपने कस्टमर से दोबारा से उसको वापस ले लेती है, तो इज हेल्ड बाय द इशूइंग कंपनी, और वापस लेके अपने पास हेल्ड कर लेती है। अगर वो जाहिर सी बात है कॉमन स्टॉक वाले में उनसे सिक्योरिटीज वापस लेंगे तो उनको पैसे पे कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बॉन्ड्स जो होते हैं उसको उनकी तो पेमेंट होनी ही होती है। जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं वो भी कॉलेबल होता है, मतलब वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, लेकिन कॉमन स्टॉक एक ऐसी सिक्योरिटी है जो एक बार मार्केट में इशू हो जाए तो कंपनी उसको कॉल बैक नहीं करती। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर कंपनी ऐसा कर दे तो फिर उसको ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं।
पार वैल्यू हुई है द फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक और द बॉन्ड, किसी भी स्टॉक किसी भी बॉन्ड की जो भी फेस वैल्यू है जो कि उसके ऊपर स्टेटेड होती है, रिटर्न होती है, उसको उसकी हम क्या कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं। अच्छा यहाँ पर वो आपसे कह रहा है assigned or the stated value, a nominal value assigned to a share of no par common stock that is usually far below the actual issue price। वो कहते हैं नॉमिनल असाइंड वैल्यू, असाइंड और द स्टेटेड वैल्यू जो हमने उसको असाइन की होती है, ठीक है, वो पार वैल्यू नहीं होती। कहते हैं नॉमिनल वैल्यू असाइन टू अ शेयर, जो हम खुद से शेयर्स को असाइन करते हैं, ऑफ नो पार कॉमन स्टॉक, जो कि वो वाला स्टॉक जो कि पार वैल्यू के ऊपर सेल आउट नहीं होगा, एंड दैट इज यूजुअली फार बिलो, और वो नॉर्मल एक्चुअल प्राइस से हमेशा कम ही होती है। मतलब एक शेयर जो कि अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर सेल आउट नहीं हो रहा, तो नॉर्मली हम उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं जो कि उसकी ओरिजिनल प्राइस से कम होती है, ठीक है। तो उस असाइंड वैल्यू को जो कि उससे भी कम होती है उसको हम असाइंड वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट सबसे कहते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग से आपको ये भी अपनी जनरली भी हम ये कहते हैं कि जी वो लिस्टेड कंपनीज कौन सी होंगी, ठीक है, हम कहते हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब नॉर्मली जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो सारी ही लिस्टेड कंपनीज होती हैं। लिस्टेड का मतलब होता है कि वो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुई हुई होती हैं। लिस्टिंग में कहते हैं लिस्ट में आई हुई होती है। लिस्टिंग एडमिशन ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर ट्रेडिंग, वो कहते हैं एडमिशन ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग के लिए, ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, कोई भी ऑर्गेनाइज, किसी हर कंट्री के अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो जब कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड हो जाती है ना किसी भी ऑफिशियल या ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, एडमिशन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर ट्रेडिंग ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जब भी वो लिस्ट होगी तो उसको हम लिस्टिंग कंपनी कहेंगे। सिक्योरिटी 50 एडमिटेड इज रेफर टू एज अ लिस्टेड सिक्योरिटी, उसको फिर हम लिस्टेड सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ द कॉमन शेयर होल्डर्स के डिफरेंट राइट्स होते हैं। राइट नंबर 1, राइट टू इनकम। राइट टू इनकम का मतलब है कि इनकम के अगेंस्ट उनका राइट होता है, वो इनकम जो भी कंपनी को होगी वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगी। नेक्स्ट बात कह रहे हैं वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। जब नॉर्मली जब भी वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर्स का सिलेक्शन होती है तो वो किस बेस पर होती है, वो इसी बेस पर ही होती है, ठीक है। वो नॉर्मली ये लोग वोटिंग पावर के ऊपर, ठीक है, ये लोग वोट देते हैं कॉमन स्टॉक वाले, फिर उनकी प्रेफरेंस के साथ उन लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। Last definition for today's lecture, that is related to proxy। proxy अब basically क्या है, कहता है लीगल डॉक्यूमेंट giving one person the authority to take act for another। कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक पर्सन को अथॉरिटी देता है कि वो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम कर ले, ठीक है। अच्छा नॉर्मली देखो हम प्रॉक्सी यूज करते हैं कि जी अगर एक बंदा क्लास में मौजूद नहीं है तो आप उसके बिहाफ पे उसकी अटेंडेंस बोल दें, ठीक है, तो उसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। दैट इज इलीगल, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता होगा कभी आप लोगों को पनिशमेंट्स में मिली होंगी या कोई भी बात हुई होगी। यहाँ पे वो कहते हैं प्रॉक्सी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑफिशियल राइट्स देता है, ठीक है। मतलब शेयर होल्डर है ना, एक शेयर होल्डर जो कि कंपनी में नहीं आ सका, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग थी वो उस दिन नहीं आया, तो वो प्रॉक्सी साइन करवा लेते हैं कि वो उसको ऑफिशियली रिप्रेजेंट करता है कि हाँ जी मेरी बिहाफ पर आप जो है वो जितनी भी उसको अथॉरिटी देना चाहे उसको कहते हैं कि मेरी बिहाफ पर आप एक्ट कर लें, आप मेरे वोट कास्ट कर दीजिएगा या कोई भी तरह, ठीक है। वो कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट गिविंग वन पर्सन द अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर, कि वो दूसरे के लिए एक्ट कर सकता है। इन बिजनेस में क्या होता है, इट जनरली रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर इंस्ट्रक्शन देता है विद रिगार्ड टू वोटिंग शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक के शेयर्स की वोटिंग के हवाले से, कि मैं से फॉर एग्जांपल इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता मेरी भी हाफ पर, जैसे एक बंदा अगर मौजूद नहीं है तो उसका वोट हम कहते हैं ज़ाया हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं वो प्रॉक्सी कर लेते हैं। मतलब प्रॉक्सी का मतलब है फिर दूसरे शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो उसके बिहाफ के ऊपर आपका जो वोट है वो कास्ट कर सके, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप इसको एक बार गौर से देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन होगी तो उसको हम इंशाल्लाह कमी क्लास में डिस्कस करेंगे। विश यू गुड लक क्लास, टेक केयर बच्चों।